नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्टैटिक जीके और जीएस के इस बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ही होती है। और ख़ास बात यह है कि इस क्लास में इस प्रश्न से जितने भी इम्पॉर्टेंट बिंदु जो महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे वो सभी बताए जाएंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और लगातार आप क्लास में बने रहते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे, आपको याद करने की कोई टेंशन नहीं है। चलिए क्लास में चलते हैं अपना। तो ये हमारा 43 नंबर का क्लास जिसे आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जीएस बाय आकाश चैनल पे जा करके इसे आप लोग देख लीजिए। आज के क्लास में हम लोग 44 नंबर के क्लास को करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 44 नंबर का क्लास। आज के क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है और पहला प्रश्न ही वर्ल्ड जियोग्राफी से आ गया। और इस क्लास की खास बात यह है कि आपके जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आपके इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, करंट अफेयर, इन सभी चीज़ों का आपका रिवीजन हो जाएगा एक ही क्लास में। ठीक, तो देखिए सेल्वास वन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं और कुछ वनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे देखिए सेल्वास नामक वन जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। आइए चलिए अब हम लोग वनों के बारे में 4-5 पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और सेल्वास वन के बारे में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग दक्षिणी अमेरिका में जानते हैं वहाँ पे सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी है। दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे बड़ी नदी है उसका क्या नाम है? अमेजन नदी। और अमेजन नदी बेसिन में ये वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसे बेसिन बोले जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। अब विश्व में और कुछ वनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि काले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, काले वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो काले वन जो है वो आपकी जर्मनी में, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट बोलते हैं, एग्जाम में ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि सुंदर वन कहाँ पे पाए जाते हैं, सुंदर नामक वन, तो सुंदर नामक वन जो है, जो हमारा सुंदर वन डेल्टा है भारत में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये पश्चिम बंगाल में और इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सुंदर वन को ही क्या बोलते हैं, इसे मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसे मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कुछ और वनों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि गिर नामक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये है आपके गुजरात में, हमारे राज्य गुजरात में पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा विश्व वन दिवस अगर आपसे पूछ ले, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस भी बोला जाता है, 21 मार्च के दिन मनाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और एक चीज़ और बता दीजिए कि वन एंड वन्य जीव ये किस सूची का विषय है, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वन और वन्य जीव ये किस सूची का विषय है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का? समवर्ती सूची का विषय। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये सभी पॉइंट जितना हमने बताया ये सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पूछ रहा था, प्रश्न क्या था हमारा कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी अमेरिका में जो आपके अमेजन नदी बेसिन है वहाँ पे पाए जाते हैं, अमेजन नदी के बेसिन में। उसी तरह से हमने कुछ और वनों के बारे में देखा, जैसे काले वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जर्मनी में। सुंदर नामक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। उसके अलावा गिर वन कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात में। और मैंग्रोव वन कहते हैं, सुंदर नामक वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। और विश्व वानिकी दिवस हम लोग 21 मार्च के दिन मनाते हैं। और वन और वन्यजीव ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और कह रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो नगोया जो प्रोटोकॉल है आपका 2010 में हुआ था। अब कुछ प्रोटोकॉल और कुछ सम्मेलनों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो नागोया प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित था,
तो ये जैव विविधता से संबंधित था, जैव विविधता से ये संबंधित था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे अगर आपसे पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्योटो कहाँ पे पड़ता है, जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें 1997 में हुआ था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ये एक सम्मेलन तरह का होता है, जैसे एक सम्मेलन होता है और उसमें संरक्षण की बातें कही जाती है कि किस तरह से इस संसाधन को बचाया जाए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 को हुआ था, 16 सितंबर, और 16 सितंबर के दिन इसीलिए हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कहीं पे कि हम लोग पहला पृथ्वी सम्मेलन दिवस कब हुआ, तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है ये हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक और बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि पेरिस सम्मेलन कब हुआ था, ये सभी सम्मेलन के बारे में आप लोग याद रखेंगे। पेरिस सम्मेलन पूछे तो ये 2015 को हुआ था, जिसे COP15 के नाम, COP21 इसे बोलते हैं, COP21 बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 इसे बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए इसका रिवीजन भी करते हैं। देखिए, नगोया प्रोटोकॉल पूछ ले तो 2010 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, पहला पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में। अगला प्रश्न है, सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, जो सिंह थे आपके, जितने भी सिंह के गुरु थे, वो सभी किससे संबंधित है, किस राज्य से, पंजाब राज्य से संबंधित है। तो इस वजह से ये जो आंदोलन है ये भी पंजाब राज्य में शुरू हुआ था और 1873 को शुरू हुआ। डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता। अब कुछ आंदोलनों के बारे में, कुछ भक्ति से संबंधित आंदोलन हैं और भी आंदोलन हमारे देश में चलाए गए जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सिंह सभा आंदोलन पंजाब में चला था। अगर आपसे पूछे कि भक्ति आंदोलन किसने चलाया था, तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले जो चला था वो दक्षिण राज्यों में चला था, और दक्षिण राज्यों में चलाया था किसने, अलवर संतों ने। तो ये बातें आती है, अलवर संतों ने आपके भक्ति आंदोलन चलाया था। इसके अलावा अगर आपको भक्ति आंदोलन अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने चलाया, जैसे पंजाब में गुरु नानक देव ने कराया, उत्तर भारत में किसी और ने चलाया, और पश्चिम के राज्यों में, असम में, मतलब इस तरह से पूछा जाता है, अलग अलग लोगों ने चलाया था। अब कुछ आंदोलनों के बारे में आइए चलिए चर्चा करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब चला था, गुट निरपेक्ष आंदोलन ये कब चला था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे किसने चलाया था, तो ये चलाया था जोसेफ टीटो। इसमें आपके 3 लोगों ने मिलकर चलाया था, जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर थे आपके और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 3 लोगों ने मिलकर के आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। अगर हाई लेवल का आपका एग्जाम हो तो उसमें पूछा जाता है, तो हाई लेवल के एग्जामों में ये पूछा जाता है। वैसे आप लोग एक चीज़ और याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि किसने चलाया था, तो ये अली बंधुओं ने चलाया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधुओं को कहा जाता है, तो उन्होंने चलाया था। अगर आपसे पूछे कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था, तो वो आपके राइट बंधु ने किया था। तो देखिए, सिंह सभा का आंदोलन पंजाब में हुआ था 1873 में। ठीक, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्ति आंदोलन पूछा जाता है किसने चलाया, तो अलवर संतों ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन इस चलाया था जोसेफ टीटो और कर्नल नासिर ने। किसने, जोसेफ टीटो और कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोगों ने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, हाई लेवल के एग्जामों में। और खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने चलाया था, ये छोटे एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, जिससे वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। और आपको पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहाँ पे जाकर के इसका पीडीएफ मिलेगा, आप लोग पीडीएफ रीड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हम लोग अपने सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। एकदम गहनता से पढ़ेंगे क्योंकि चर्चा आपका सारे प्रश्न का होने वाला है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह की 2024 में कौन सी प्रकाश वर्ष मनाया गया, तो
ये प्रश्न हर साल एग्जामों में पूछा जाता है। तो और हर साल इनका प्रकाश वर्ष मनाया जाता है। 2024 चलेगा 2024 वाला पूछेगा, 23 चलेगा 23 वाला पूछेगा, किसी न किसी एग्जाम में टपक ही जाता है। तो प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये 357 नंबर का प्रकाश वर्ष इस बार मनाया गया है। ठीक, अब गुरु गोविंद सिंह हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिखों के 10वें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे। और सिखों में कुल 10 गुरु हुए और सबसे अंतिम वाले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अब इनके बारे में क्या पूछा जाता है? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी और इनका डेट पूछा जाता है कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। अगली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे इनकी थोड़ी सी इतिहास के बारे में। जैसे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपने उपदेश में कहा था, जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, वो अपने पास केस रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। केस रखेंगे, कंघा रखेंगे, केस को संवारने के लिए कंघा तो चाहिए। उसके बाद कच्छा रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कच्छा, कृपाण, कभी हाई लेवल का एग्जाम बनाएगा तो उसमें पूछा जाता है। कृपाण आप लोग जानते भी होंगे अगर बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। उसके बाद हाथ में क्या करेंगे? कड़ा रखेंगे। कृपाण एक छोटी सी तलवार होती है वो रखेंगे, और कड़ा जो हाथ में चुल्ला टाइप का पहना जाता है वो पहनेंगे। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बारे में बात करें, इनकी हत्या कब कर दी गई थी? तो इनकी हत्या 1708 में कर दी गई थी। और कहाँ पे? नांदेड़ में की गई थी। कहाँ पे? नांदेड़ में की गई थी। और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे किसने किया था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, गुल खां नामक व्यक्ति ने किया था। ये सभी पॉइंट जो है ऐसे आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जरूर काम आएगा। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की 2024 में कौन सी प्रकाश वर्ष मनाई गई। तो ये मनाया गया है 357 नंबर का प्रकाश वर्ष। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या चीज़ें? सबसे पहले तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना। सिखों के ये 10वें गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना में, बिहार में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। उपदेशों में इन्होंने अपने कहा कि सिख समुदाय के जो लोग हैं वो केस रखेंगे, कंघा रखेंगे, कच्छा रखेंगे, उसके बाद कृपाण अपने पास रखेंगे, कड़ा रखेंगे, ये बातें कहा था। और इन्होंने ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने ही बताया था कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपने नाम से पहले सिंह शब्द का उपयोग करेंगे। तो इसी वजह से सिंह शब्द यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। अब ये प्रश्न देख करके आप लोग जान गए होंगे कि हम लोग दिवसों के बारे में बात करने वाले हैं। तो जल दिवस पूछे तो ये मनाया जाता है 22 मार्च। आप लोग तुरंत बताएंगे एग्जाम में 22 मार्च के दिन। आइए चलिए 2-4 दिवसों के बारे में और बात कर लेते हैं जो मार्च महीने में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस, इसे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 15 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है? 15 मार्च के दिन। अगर आपसे पूछे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी पहले प्रश्न में हमने बताया कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब? 21 मार्च के दिन। और अगर आपसे पूछे कि क्षय रोग दिवस, जिसे टीबी भी बोलते हैं, क्षय रोग दिवस ये कब मनाया जाता है, तो वो ये मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। तो इतनी डेट के बारे में आप लोग याद रखेंगे, दिवसों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि आप कोई भी एग्जाम देंगे उसमें एक दिवस के बारे में जरूर पूछा जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये 22 मार्च के दिन मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च के दिन, विश्व वन दिवस ये 21 मार्च के दिन, और क्षय रोग दिवस जो है ये 24 मार्च के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है। तो देखिए ये है आपका पॉलिटी का प्रश्न और तो ये है आपका पॉलिटी का प्रश्न, और ये कुछ हाई लेवल का प्रश्न है, थोड़ा लेवल इसका ऊंचा है। नहीं तो ये पूछा जाता है कि किस राज्य में लागू है, किस भाग में है, कितने काम करने के लिए इसमें विषय दिए गए हैं, कब लागू हुआ था, सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका कब हुआ था, ये हुआ था 1973 में, 1992
73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसको कार्य करने के लिए और ये संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज से। और ये किस राज्य में लागू नहीं है? तो 3 राज्य और 1 यूटी में ये लागू नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं? जैसे देखिए, नागालैंड में लागू नहीं है, मेघालय में लागू नहीं है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्यों में ये लागू नहीं है। और एक आपका यूनियन टेरिटरी जो है वो दिल्ली में लागू नहीं है। तो ये थोड़े हाई लेवल का प्रश्न है, ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब पंचायती राज्य के बारे में क्या पूछा जाता है? संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और जब 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसके तहत हमारे संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान में 11वीं अनुसूची नहीं था। तो इसके तहत पंचायती राज में काम करने के लिए कुछ विषय दिए गए, कुछ टॉपिक दिए गए कि इन विषयों पे पंचायती राज अपना काम करेगी। तो उसमें 29 विषय दिए गए। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और है नगर पालिका, जिसे कहते हैं 74वां संविधान संशोधन 1993 ये भी मिलता है। और ये किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नगर पालिका में इसके तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये ध्यान रखेंगे कि 12वीं अनुसूची को इसके तहत जोड़ा गया। और नगर पालिका में काम करने के लिए कितने विषय दिए गए? आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 18 विषय इसमें काम करने के लिए नगर पालिका को दिए गए हैं। विषयों की संख्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 किसके लिए हुआ था? तो आप लोग बताएंगे पंचायती राज के लिए हुआ था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें काम करने के लिए विषय कितने दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। इसी तरह से 74वां संविधान संशोधन 1992 ये नगर पालिका से संबंधित है। 92 में भी मिलता है, 93 भी मिलता है। और इसमें काम करने के लिए विषय कितने दिए गए? 18 विषय दिए गए हैं। और इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी? 12वीं अनुसूची। और हमारे संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या वर्तमान समय में 12 ही है। और 12वीं अनुसूची ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। और किस राज्य में लागू नहीं है, हमारा मुख्य प्रश्न है। तो ये है आपके नागालैंड में नहीं लागू है, मेघालय में, मिजोरम में, और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली में नहीं लागू है। ये आपके पूर्वी राज्य हैं, ये जहाँ पे लागू नहीं है। और दिल्ली तो आप लोग जानते हैं हमारा राजधानी है, जहाँ से हम लोग राज्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? और ये प्रश्न आ चुका है आपका वर्ल्ड जियोग्राफी का। और ये जलधाराओं के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और हम लोग जलधारा के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। कुछ विश्व की जो बड़ी बड़ी जलधाराएं हैं वो पूछे जाती है एग्जाम में। किस महासागर में चलती हैं, कौन से महाद्वीप के तट पे चलती है, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोई नहीं, सारे प्रश्न नहीं तो कम से कम जो मुख्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे चलती है। किस तट पे? पश्चिमी तट पे चलती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये हम्बोल्ट की जो जलधारा है, ये कैसी जलधारा है ये भी पूछा जाता है। तो ये एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और कुछ जलधाराओं के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, अगर आपसे पूछे कि गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम ये कैसी जलधारा है, तो ये जो जलधारा है गल्फ स्ट्रीम ये आपके गर्म जलधारा है। कैसी? गर्म जलधारा। और एक और जलधारा बहुत एग्जाम में टपकता है, अगर आपसे पूछे कि लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ये है आपकी ठंडी जलधारा। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर वाली। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। एक टू रेनिले जलधारा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। रेनिले ये इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि ये किस महासागर का है, तो ये अटलांटिक महासागर का है। अटलांटिक महासागर जिसकी आकृति कैसी है? जिसकी आकृति एस के आकार की है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पे चलती है। तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे चलती है। और महासागर की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो वो है आपके प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये गर्म जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी जलधारा है, रेनिले जलधारा ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये जलधाराओं से कुछ मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं।
बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में पूछ रहा है। वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राज्य में है और किस जानवर के लिए संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये आपके बिहार में है। किस राज्य में है? बिहार में। अब ये प्रश्न पूछा जाता है, बिहार यहाँ पे गलत हो गया है, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझेंगे, आप लोग लिखावट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बोलते और लिखते समय थोड़ी सी गलती हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि डालमा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, डालमा वन्य जीव अभयारण्य ही लिख रहे हैं, तो ये बताइए कहाँ पे है? तो डालमा जो है ये झारखंड में है। अब कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछे कि डम्फा कहाँ पे है, डम्फा अभयारण्य ये कहाँ पे है, तो डम्फा जो अभयारण्य है ये मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है, नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये नल सरोवर जो अभयारण्य है ये आपके गुजरात राज्य में है। गिर नेशनल पार्क भी आपके गुजरात राज्य में है। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं, भद्रा एंड बांदीपुर पूछ ले। बांदीपुर ये अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये अभयारण्य है आपके कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो यहाँ पे कुछ अभयारण्य के बारे में हमने आपको बताया जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे जितने भी अभयारण्य लिखे गए हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर एग्जामिनर कुछ लेवल ऊंचा बनाता है तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है जब अगर लेवल ज़्यादा कर दिया वो, और बच्चों को ये सभी याद नहीं होते। जैसे कैमूर वाला बिहार में है, और डालमा जो नेशनल पार्क है ये झारखंड राज्य में है, और डम्फा नेशनल पार्क ये मिजोरम में है, और भद्रा और बांदीपुर कर्नाटक में है, और नल सरोवर गुजरात में है। कुछ एग्जाम आसान नेशनल पार्क बहुत हैं, तो इसी वजह से कुछ जो जहाँ पे विद्यार्थियों की नज़र नहीं पहुँचती वहाँ से प्रश्न उठाया गया है। इस क्लास में वहाँ से प्रश्न लिया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो देखिए ये भी आपके किससे संबंधित है, और कैमूर वाला ये स्टैटिक से थोड़ा सा आ जाता है, अभयारण्य वगैरह आप लोग स्टैटिक में पढ़ते हैं। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो कब हुई थी? ये 1792 में हुई थी, 1792। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। 1792 में, और किसके बीच में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि? इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हुआ था आपके टीपू सुल्तान जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इससे प्रश्न पूछा जाता है। अभी टीपू सुल्तान के बारे में सभी बातें देखेंगे। टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुआ था? और आपके डलहौजी के बीच में, कार्नवालिस के बीच में हुआ था। डलहौजी और टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में हुआ था। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि आप लोग देख चुके हैं, 1792 में हुई थी। अब यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। इसकी राजधानी पूछी जाती है, कहाँ पे हुई थी, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी जो है वो श्रीरंगपट्टनम में ही थी। कहाँ पे थी? यही थी, श्रीरंगपट्टनम में इसकी राजधानी थी। और इसकी मृत्यु भी कहाँ पे हुई थी? इसकी राजधानी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी 1799 में। और किस चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसे मार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। 1799 में इसे मार दिया गया था। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही। और ये इसके पापा का क्या नाम था? इसके पापा का नाम था हैदर अली। इसके पापा का नाम था हैदर अली। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक बात और, अगर यहाँ पे कार्नवालिस आ गया है तो ये अस्थाई बंदोबस्त के जनक हैं। भारत में ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किए थे। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। डेट 1793 में ये संधि के बाद, यानी कि 1792 में संधि हुई थी, 1793 में ये अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था शुरू किया था। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो ये 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच में हुई थी। और टीपू सुल्तान के बारे में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं? इसकी राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। इसके पापा का नाम क्या था? तो हैदर अली इसके पापा का नाम था। मृत्यु कब हुई थी?
1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी राजधानी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये 1793 में होती है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चेरी ब्लासम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये अब फेस्टिवल के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 4-5 फेस्टिवल के बारे में यहाँ पे हम लोग जरूर देखेंगे। आइए चलिए, मेघालय आ गया तो मेघालय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेघालय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मेघालय को क्या कहा जाता है, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मेघालय की राजधानी बता दीजिए भैया क्या है, तो इसकी राजधानी है आपके शिलोंग। शिलोंग है इसकी राजधानी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वो अपने भारत में वो मेघालय में होती है। कहाँ पे, मेघालय में एक जगह है वहाँ पे होती है, मेघालय में मासिन राम में होती है। और यहाँ पे जनजाति कौन सी है, तो यहाँ पे गारो एंड खासी नाम की जनजाति है, और गारो और खासी नाम की यहाँ पे पहाड़ी भी है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी नाम से यहाँ पे जनजाति भी है, गारो और खासी नाम से यहाँ पे जनजाति, और गारो और खासी नाम की यहाँ पे पहाड़ी भी है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, शिलोंग है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पहाड़ी है शिलोंग, तो ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि चेरी ब्लासम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो वो मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ पे, मेघालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न जरूर, ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि चेरी ब्लासम फेस्टिवल ये फसलों से संबंधित है, और ये संबंधित है चेरी ब्लासम फेस्टिवल, और मेघालय में मनाया जाता है। ज़्यादातर जो फेस्टिवल वगैरह हैं वो फसलों से संबंधित होता है या फिर किसी धार्मिक चीज़ों से संबंधित होता है। मेघालय जो है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग पता होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग से कोई छोटा सा बच्चा पूछ सकता है कि भैया बताइए राजधानी कहाँ है मेघालय की, या फिर दीदी बताइए राजधानी कहाँ है मेघालय की, तो आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ जैसे गारो खासी जयंतिया की ये पहाड़ी है, और गारो खासी नाम से यहाँ पे जनजाति भी है। और मेघालय की बात करें, ये मासिन राम में यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनको बताया जाता है, बच्चों को पता है। और मेघालय की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो शिलोंग है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बड़े बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो अब यहाँ पे फिर दिवस से प्रश्न आ गया, तो आइए चलिए 4-5 दिवस को फिर हम लोग लपेट देते हैं। तो देखिए, जैव विविधता दिवस पूछे तो ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। अगर पूछे कि जल दिवस बताइए भैया कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी हमने बताया ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपके 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। अब कुछ और दिवसों के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाते हैं, तो तंबाकू दिवस जो है विश्व 31 मई के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 31 मई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे जितने दिवस लिख रहे हैं सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 11 मई के दिन। कब मनाया जाता है, 11 मई के दिन। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। जल दिवस इसी तरह से 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस इसी तरह से 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और मैं एक बात बता दूं कि ये तीनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और विश्व तंबाकू दिवस आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये 31 मई के दिन मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, पूछा गया है। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई के दिन मनाया जाता है। ये थोड़े एग्जाम में कम दिखते हैं, ये भैया साहब एग्जाम में थोड़ी कम दिखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि आपके बायो से है। बायो से प्रश्न है, कह रहा है कि पौधों में वृद्धि रोकने वाला हार्मोन कौन है, और एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी,
तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो पौधों में वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन है वो एब्सिसिक हार्मोन है। क्या है? उसका नाम है एब्सिसिक हार्मोन। अब नाम थोड़ा सा कठिन है भैया, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे एब्सिसिक हार्मोन आप ही पढ़ के देख लीजिए एक बार। तो एब्सिसिक हार्मोन क्या होता है? पौधों में वृद्धि को रोकता है या फिर पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से मनुष्य में वृद्धि से संबंधित एक हार्मोन होता है। मनुष्य में वृद्धि से संबंधित एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं क्या? ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन। ये मनुष्य में क्या करता है? ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। किसे? वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक, कंट्रोल करता है। अब पौधों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो आइए चलिए पौधों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि फलों को पकाने वाली गैस को क्या कहते हैं, फलों को पकाने में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो इसमें एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। एसिटिलीन भी कहीं कहीं मिलता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि पौधों में जल का संवहन करने का काम, संवहन का मतलब सभी पार्ट में ले जाना, वो कहता है आपका जाइलम करता है। जल का संवहन पूछे तो जाइलम। अगर आपसे पूछे कि पौधों में खनिज का संवहन कौन करता है, खनिज का संवहन कौन करता है, तो ये एक तरह के ऊतक होते हैं पौधों में, और फ्लोयम करता है खनिज का संवहन। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये पौधों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं जो इन चीज़ों का संवहन करते हैं। आइए चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले इसका रिवीजन करेंगे कि देखिए पौधों में वृद्धि को रोकने वाला जो हार्मोन है एब्सिसिक हार्मोन है, और फलों को पकाने वाली जो गैस है वो एसिटिलीन है। पौधों में जल का संवहन एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जल का संवहन कौन करता है और खनिज का संवहन कौन करता है? जल का संवहन जाइलम, खनिज का संवहन फ्लोयम करता है। ऑक्सिन हार्मोन ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, पौधों में ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। आइए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला 5 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और कह रहा है कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। तो देखिए हमारा ओलंपिक होता है या कोई भी खेल होता है, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं ज़्यादा तो ओलंपिक वाले पूछे जाते हैं, क्योंकि ये लोग फेमस होते हैं, पदक, रजत पदक, गोल्ड पदक, सिल्वर पदक कोई भी जीते रहे होंगे, तो इसी वजह से वो थोड़े से फेमस हो जाते हैं और उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस खेल से संबंधित होते हैं। सभी खिलाड़ियों के बारे में नहीं, कुछ फेमस खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाता है और ये करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। जैसे देखिए बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो ये कुश्ती से संबंधित खेल है। किससे? इनका खेल कुश्ती है। आइए चलिए कुछ खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल के बारे में देख लेते हैं। ये प्रश्न जब भी आप तैयार करें तो करंट वाले तैयार करें। जैसे अगर आपसे पूछे कि सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, और इनके साथ एक हैं आपकी पीवी सिंधु, ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं, तो ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। कुछ खिलाड़ी ऐसे जैसे पीवी सिंधु हो गई, सानिया मिर्जा हो गई, इन सभी के बारे में, जैसे मेजर ध्यानचंद हो गए, उसके अलावा आपके इन सभी खिलाड़ियों के बारे में, मिल्खा सिंह हो गए, इन सभी खिलाड़ियों के बारे में तो पुराने प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ओलंपिक वाले अगर पूछे जाएंगे तो नए वाले से पूछे जाएंगे। जैसे मैरी कॉम पूछी जाती हैं, मैरी कॉम ये किस खेल से संबंधित है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आए दिन पूछे जाते हैं। उसके बाद पीटी उषा अगर आपसे पूछे, पीटी उषा का संबंध किससे है, और एंड मिल्खा सिंह के बारे में पूछ ले किससे संबंधित है, मिल्खा सिंह के बारे में पूछ ले किससे संबंधित है, तो ये दोनों धावक हैं। क्या है? ये दोनों धावक हैं। इसके अलावा अगर शरत कमल का संबंध पूछ ले, शरत कमल का संबंध पूछ ले, तो ये है टेबल टेनिस से संबंधित। टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। 2 तरह के मतलब टेनिस होते हैं, एक टेबल टेनिस, एक लॉन टेनिस होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो ये कुश्ती से संबंधित है। किसे? कुश्ती से। सायना नेहवाल और पीवी सिंधु ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है, और मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। पीटी उषा और मिल्खा सिंह ये दोनों धावक हैं, दौड़ते हैं। और शरत कमल टेबल टेनिस से संबंधित है। चीन में जो है टेनिस टेबल राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। ऑपरेशन फ्लड को ही बोला जाता है क्या? इसे ही बोला जाता है
ऑपरेशन फ्लड को ही बोला जाता है, इसे श्वेत क्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति जब आई थी वो सन क्या था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 1970। और ये एग्जाम के लिए इस प्रश्न से जितने भी बताए जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बात बता दूं, ये प्रश्न किसका है? तो ये प्रश्न जो है आपके इकोनॉमी का है। इकोनॉमी में ये पढ़ाए जाते हैं, 1970 में चला था। और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के बारे में पूछा जाए कि जनक कौन है, तो वो है आपके वर्गीज कुरियन। और इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। अब कुछ ऑपरेशन के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, यहाँ पे हम ओपी लिख रहे हैं, ओपी मतलब ऑपरेशन होता है। अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो ब्लू स्टार जो स्वर्ण मंदिर पे एक बार आतंकवादी आ गए थे, स्वर्ण मंदिर से इसका संबंध है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर से ये संबंधित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन जो विजय है वो कारगिल से संबंधित है। कारगिल में जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान वालों से और कारगिल संघर्ष हुआ था, और इससे संबंधित है ऑपरेशन विजय। और ये हुआ था 1999 में। और ब्लू स्टार कब चला गया था, तो ये चला था 1994 में। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। जो आइए चलिए देखते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। दूध से, श्वेत क्रांति भी इसे बोलते हैं। वो चला था कब? 1970 में। इसके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। इन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। इसके अलावा दुग्ध मतलब दूध से दही बनाने वाला एंजाइम क्या है? लैक्टोबैसिलस है। दूध में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आने वाले प्रश्नों में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो वो स्वर्ण मंदिर पे एक बार आतंकवादी हमला हो गया था, तो उससे संबंधित है, तब चलाया गया था। ऑपरेशन जो विजय है वो कारगिल संघर्ष, जो आपके कारगिल में लड़ाई लड़ी गई थी, पाकिस्तान वालों को धोया गया था, उससे संबंधित है। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? ये फिर आ गए क्या? तो देखिए, टीपू सुल्तान हिस्ट्री से प्रश्न है, और टीपू सुल्तान की राजधानी ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। टीपू सुल्तान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रीरंगपत्तनम थी यहाँ की इनकी राजधानी, श्रीरंगपत्तनम। और ये टीपू सुल्तान अगर आपसे पूछे कौनी जगह का शासक था, ये शासक कहाँ का था, तो ये मैसूर का शासक था। कहाँ पे? मैसूर का शासक था। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कुछ और राजवंशों की और उनकी राजधानियों के बारे में, क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी राज्य और राजधानियों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, या फिर आपसे पूछ ले कि गुप्ता वंश की राजधानी क्या थी, गुप्ता वंश की राजधानी क्या थी, तो इन दोनों की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। क्या थी राजधानी? पाटलिपुत्र थी। अगर पल्लव के बारे में, ये भी एग्जाम में पूछा गया, पल्लव के बारे में अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो पल्लव की राजधानी जो है कांची में थी। कहाँ पे? कांची में। अगर आपसे पूछे शिवाजी की राजधानी क्या थी, यहाँ पे शिवाजी गलत लिखा गए हैं। शिवाजी की अगर आपसे पूछे कि राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी आपके रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। और हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आया था, जरा बताइए तो। कई बार एग्जाम में बताया गया है, कई बार हम ही बताए हैं। तो हर्षवर्धन, पहले राजधानी थी इनकी थानेसर, बाद में भैया ने ट्रांसफ़र करके कन्नौज कर लिया। कहाँ पे कर लिया? कन्नौज कर लिया। तो ये बातें आप लोग यहाँ पे सारी एग्जाम में पूछी गई बातें हैं, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान की राजधानी उससे पहले ही बता चुके हैं, श्रीरंगपट्टनम में थी। और मैसूर का ये बेचारा शासक था, पिता हैदर अली थे। इनकी मृत्यु भी 1999 में मैसूर में कर दी गई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। और मौर्य वंश की राजधानी, गुप्त वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी, शिवाजी की राजधानी और हर्षवर्धन की राजधानी, इन सभी की राजधानियों के बारे में बताया गया है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे क्या छुपाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान देंगे कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताते हैं क्लास आपको कैसा लग रहा है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहां पे जा करके इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि पॉलिटी से है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
तो देखिए, राष्ट्रीय आपात में जो है 3 कंडीशन पे लगाए जाते हैं राष्ट्रीय आपात। उसमें था एक सशस्त्र विद्रोह, और इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह के जगह पे आ गया है, सॉरी, पहले था आंतरिक अशांति। पहले क्या था? सशस्त्र विद्रोह के जगह पे पहले था आंतरिक अशांति, और इसके जगह पे आ गया है अब आपका सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अब ये पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन भैया किए गए और जिसके तहत ये जोड़ा गया। तो इसके लिए किया गया था बहुत 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था, जो कि धन से भी संबंधित है, संपत्ति से भी ये संबंधित है। तो ये संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत पहले था आंतरिक अशांति, अब आ गया संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द। ठीक, अब ये राष्ट्रीय आपात के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद में के तहत लगाया जाता है। तो इसके लिए राष्ट्रीय जो अनुच्छेद है, इससे राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352 है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रोल रखता है ये भी प्रश्न। तो अब बात कर लेते हैं, जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 अनुच्छेद के द्वारा लागू कौन करता है? लागू करने के काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसमें सिफारिश किसकी होती है कि किसके सिफारिश पे लागू करता है राष्ट्रपति? तो इसमें सिफारिश करता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद बताता है, जो कि अनुच्छेद 75 में है। मंत्रिपरिषद बताता है कि राष्ट्रीय आपात लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। मंत्रिपरिषद इस पर अपना लिखित सिफारिश देता है, और इसके बाद राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? लगाते हैं राष्ट्रीय आपात। ये यहाँ पे आपात उपबंध के बारे में हमारे संविधान में बताया गया है, आपात उपबंध। और ये आपात उपबंध किस अनुच्छेद में है अगर आपसे पूछे तो ये भाग में किस है? भाग 18 में है। और अगर अनुच्छेद पूछे कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से कुछ अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में, जिसमें 352 में है आपके राष्ट्रीय आपात, 360 में है आपका वित्तीय आपात, और 356 में आपका राष्ट्रपति शासन। आने वाले प्रश्न में हम लोग राष्ट्रपति शासन पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या बताया इसमें कि राष्ट्रीय आपात के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इसके लिए किया गया था 44वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? 1978 में। और ये संविधान संशोधन संपत्ति से भी संबंधित है, क्योंकि संपत्ति को मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बनाया गया था, और यही संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद नंबर 352 में है। ठीक, और लागू कौन करता है? राष्ट्रपति लागू करते हैं तीनों आपात को, चाहे राष्ट्रीय आपात हो गया, चाहे राष्ट्रपति शासन हो गया, चाहे वित्तीय आपात, लागू करेगा तो राष्ट्रपति ही करेगा। और राष्ट्रपति की सिफारिश कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश देता है कि भैया लगा दीजिए राष्ट्रीय आपात। तो और ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आपात उपबंध भाग 18 में है, और अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर के 360 तक आपात उपबंध के बारे में बताया गया। अगला प्रश्न है, होंडुरास की राजधानी क्या है? तो अब ये प्रश्न आप लोग स्टैटिक्स में आता है थोड़ा सा, और राज्यों की राजधानी और उनसे संबंधित मुद्राओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और सारे देशों के बारे में तो नहीं, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंट देश हैं उनके बारे में पूछा जाता है। आइए अभी तक जितने देशों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है उन सभी देशों के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो 5-6 देशों के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे। टेगुसिगाल्पा यहाँ की राजधानी है। टेगुसिगाल्पा यहाँ की राजधानी है। होंडुरास की राजधानी क्या है? टेगुसिगाल्पा है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब क्या हम लोग के पास बचा है? यही बचा है कि और भी बाकी राज्यों के बाकी देशों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भैया बताइए मोरक्को की राजधानी क्या है, तो आप लोग बताएंगे रवात। क्या है? रावत है यहाँ की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि घना किसकी राजधानी है, हम हमेशा रवात ही से पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि घना की राजधानी क्या है, तो अक्रा है घना की राजधानी, अक्रा पढ़ा मतलब रहता है। कांगो की राजधानी क्या है? कांगो आप लोग जानते हैं अफ्रीका का देश है। जायरे यहाँ की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि जाम्बिया की राजधानी क्या है, जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है लुसाका। क्या है जाम्बिया की राजधानी? लुसाका। अगर आपसे पूछे
कनाडा की राजधानी बहुत पूछी जाती है। कनाडा विश्व में सबसे बड़ा तटीय सीमा रखने वाला देश है, तो इसका राजधानी है ओटावा, उत्तरी अमेरिका का देश है। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चिली दक्षिणी अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी क्या है, सैंटियागो है। क्या है राजधानी, सैंटियागो है। और अगर आपसे पूछे कि इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। अगर वहीं इसी के पास में है ईरान, ईरान की राजधानी पूछ ले क्या है, तो इसकी राजधानी है तेहरान। क्या है, तेहरान। तेहरान यहाँ की राजधानी है। तो इन राजधानियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि होंडुरास की राजधानी क्या है, तो टेगुसिगाल्पा है होंडुरास की राजधानी। अगर मोरक्को की राजधानी पूछ ले, रवात है। घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। कांगो की राजधानी, कांगा लिखा गया क्या, कांगो की राजधानी क्या है, जायरे। जाम्बिया की राजधानी क्या है, लुसाका। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। और चिली की राजधानी सैंटियागो। और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। इन राजधानियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। देखिए पाक यहाँ पे शब्द सुन करके आप लोग पाकिस्तान नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये है भैया आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। अब भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ और चीज़ें, जैसे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। कहीं कहीं पे ऑप्शन तमिलनाडु और श्रीलंका भी मिलता है, तो वो भी सही है। रामेश्वरम द्वीप अगर आपसे पूछ ले, रामेश्वरम द्वीप अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, तो वो भी भारत और श्रीलंका। यहाँ पे देखिए लिखने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, तो आप लोग समझेंगे। आदम ब्रिज पूछ ले कहाँ पे है, तो वो भी आपके श्रीलंका में है, सॉरी भारत और श्रीलंका के बीच में है। राम सेतु भी पूछ ले तो भी भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो अब आइए चलिए श्रीलंका में घुस जाते हैं, क्योंकि यहाँ से श्रीलंका की लंका भी लगा देते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या प्रश्न इंपॉर्टेंट है श्रीलंका से। अगर आपसे पूछे कि हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पे है, हब्बन टोटा बंदरगाह या पोर्ट या गोदीवाड़ा कहाँ पे है, तो भी आपके श्रीलंका में है। अगर आपसे पूछे कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे है, तो भी आपके श्रीलंका में है। अगर आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे है, तो भी आपके श्रीलंका में है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि पाक जलडमरू मध्य किन देशों के बीच में है, तो ये है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका में जो है हब्बन टोटा बंदरगाह है, हब्बन टोटा बंदरगाह है। जाफना प्रायद्वीप है, एलिफेंटा दर्रा है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्या बात है, क्या बात है। आज हम लोग 2 प्रश्न पढ़ चुके, दिवस से 2 प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से। तो देखिए अब इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये नागालैंड में स्थित है। और देखिए इस तरह के जो है ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बिहार एसआई के प्रश्न में पूछा गया है, बिहार एसआई में। अब कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन आपके 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, तब ये चला गया आपके कहाँ पे, उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है, मानस नेशनल पार्क, मानस रायमोना, देहिंग, पटकाई, ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये सभी असम में हैं। ये सभी नेशनल पार्क असम के हैं। और मुरलेन नेशनल पार्क अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपके
मिजोरम राज्य में। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इटामकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में है। दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। और पंचमढ़ी नेशनल पार्क जो है वो है आपके मध्य प्रदेश में। और मानस नेशनल पार्क असम में। और मुरलेन नेशनल पार्क जो है वो मिजोरम में है। यहाँ पे आप लोग मुरलेन नेशनल पार्क ज़्यादा याद रखेंगे, पंचमढ़ी ज़्यादा याद रखेंगे, और इटामकी नेशनल पार्क जो नागालैंड में ये याद रखेंगे, क्योंकि ये मानस वाला, जिम कॉर्बेट वाला, दुधवा नेशनल पार्क ये सभी बच्चों को पता है कि कहाँ पे है। तो आप लोग को मुरलेन, पंचमढ़ी और इटामकी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? फिर आ गया ये। तो राष्ट्रपति शासन, अभी इसके बारे में हमने बताया कि ये अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? 356 के द्वारा लगाया जाता है। और काहे लगाया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जब राज्य का प्रशासनिक जो तंत्र है वो विफल हो जाता है, जब राज्य का प्रशासनिक तंत्र जो है ये विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। ठीक, अब ये तो लग गया तो ठीक है। अब इसके बारे में क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि ये एक बार में कितनी बार लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात जो है एक बार में कितने समय के लिए लगाया जाता है? एक बार में जो है 6 माह के लिए लगाया जाता है। अब इसी तरह से 6 माह करके अधिकतम ये कितने साल तक लग सकता है? अधिकतम कितने साल तक लग सकता है? ये अधिकतम 3 वर्ष तक लग सकता है। कितने? अब ये भी पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम कहाँ पे लगा था? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था? तो सबसे पहले ये पंजाब राज्य में लगा था। कब लगा था? पंजाब राज्य में लगा था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमने बताया कि जो राष्ट्रीय आपात है ये किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात ये किस अनुच्छेद में है? अभी हमने बताया कि 352 नंबर अनुच्छेद में। किस में है? 352 नंबर अनुच्छेद में। अगर आपसे पूछे कहीं पे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके अनुच्छेद नंबर 360 में। कितने में है? 360 में। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 356 के द्वारा लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो जब राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है तब लगाया जाता है। और एक बार में जब लगता है तो ये 6 माह के लिए लगता है। इसी तरह से 6 माह करके इसे 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जाता है। और सर्वप्रथम पंजाब राज्य में लगा था, और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, वित्तीय आपात 360 में, और राष्ट्रपति शासन 356 में है। तीनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रिया। ये साइंस का प्रश्न है भैया। और ये प्रश्न क्या पूछा जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजनीकरण का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न ये वाला पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से पूछा जाता है कि जस्ते से जिंक का परत चढ़ाया जाता है जब लोहे पे जंग से बचने के लिए, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन। इसी तरह से हाइड्रोजनीकरण वाला भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ पे और कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे कुछ विधियाँ हैं जो लैब में प्रयोग की जाती हैं। यहाँ पे ये प्रश्न है, बेसिकली प्रश्न है ये किसका? ये है आपके रसायन विज्ञान का। तो रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए आसवन विधि, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है जब 11-12 में होते हैं। आसवन विधि के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें जो अशुद्धि होती है उसमें अशुद्धि से द्रव को अलग करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक विधि है ऊर्ध्वपातन विधि। और ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कब किया जाता है? देखिए ऊर्ध्वपातन विधि ऐसी विधि है जो ठोस को जैसे नॉर्मली ठोस किस में कन्वर्ट होते हैं? द्रव में कन्वर्ट होते हैं। द्रव के बाद में फिर जाते हैं वो गैस में, लेकिन यहाँ पे ठोस को सीधे गैस फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है। और यही प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। ये कपूर का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया गया। जैसे आप कपूर जलाएंगे तो वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं लिक्विड फॉर्म में, वो सीधे उड़ के खत्म हो जाएगा जल के। तो इसमें है ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग कपूर में होता है। एक और विधि के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सल्फर का निर्माण जैसे प्रयोगशाला में यौगिकों को बनाया जाता है, तत्वों को किसी भी चीज़ का बनाया जाता है, पदार्थों को बनाया जाता है, तो
वो पूछा जाता है कि किस विधि से बनाया जाता है। तो जो है सल्फर का जो निर्माण होता है वो फ्रोस विधि से होता है। कौन सी विधि से होता है? फ्रोस विधि से होता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये रेलवे वगैरह के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का निर्माण ये किस गैस मतलब किस विधि के द्वारा किया जाता है? क्लोरीन एक गैस है, तो इसका निर्माण किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि डीकन विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। किस विधि के द्वारा? डीकन विधि के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि वनस्पति घी के बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया। तो इसमें प्रक्रिया प्रयुक्त होती है हाइड्रोजनीकरण, ठीक। और इसमें किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ विधियां जैसे आसवन विधि या अशुद्धि, कुछ भी जो है अयस्क वगैरह निकाले जाते हैं उस खनन से, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो ठोस संबंधी अशुद्धियां होंगी तो कुछ और विधि का प्रयोग, द्रव को अलग करना होगा तो उसमें आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को सीधे गैस में कन्वर्ट करती है। आप लोग जब बच्चे रहे होंगे छोटे क्लासों में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कपूर का एग्जाम्पल दे करके। और सल्फर का निर्माण जो है फ्रोस विधि से किया जाता है। और क्लोरीन का निर्माण जो है, क्लोरीन गैस होती है एक तरह की, और इसका जो निर्माण होता है वो डीकन विधि के द्वारा लैब में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वज्र प्रहार अभ्यास और किस भारत और किस देश के बीच में? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। और भी कुछ अभ्यास होते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि कोप इंडिया युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? कोप इंडिया युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। इसके अलावा एक तर्कस अगर आपसे पूछे किसके बीच में होता है, तो भारत वो और अमेरिका के बीच में होता है। साइक्लोन, अब कुछ युद्ध अभ्यासों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। कुछ सैन्य अभ्यासों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस चीज़ में किस देश में कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं। तो देखिए भारत बहुत सारे देशों के साथ युद्ध अभ्यास करता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत किसके साथ करता है, तो ये करता है भारत और मिस्र के साथ, भारत एंड मिस्र के साथ। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं, राजधानी है काहिरा। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है भारत? मित्र शक्ति और सिलिनेक्स के बारे में, सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास ये करता है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ठीक, श्रीलंका। और एक और युद्धाभ्यास अगर आपसे पूछे कि करुण युद्धाभ्यास, करुण युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? तो वो करता है भारत और फ्रांस। कौन सा करता है? भारत एंड फ्रांस करता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि देखिए वज्र प्रहार अभ्यास भारत और किस देश के साथ होने वाला अभ्यास है? तो ये भारत और अमेरिका, कोप इंडिया भारत और अमेरिका, तर्कस भारत और अमेरिका, और साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र, मित्र शक्ति सिलिनेक्स ये भारत और श्रीलंका, और करुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, करुण नहीं है भैया, वरुण है। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जब मंत्रिपरिषद पूछ ले तो ये लोकसभा के प्रति, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर मंत्री पूछे किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति ये उत्तरदायी होता है, ठीक। ये दोनों बातें अलग अलग है। अगर मंत्री परिषद पूछ ले पूरी की पूरी मंत्री परिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, और केवल मंत्री पूछे तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अब यहाँ पे लोकसभा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं क्योंकि लोकसभा आया है एग्जाम में प्रश्न में, तो लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय, बता दीजिए। तो इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 18वीं लोकसभा वर्तमान समय चल रही है। अध्यक्ष ये किसको हराए थे? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये के सुरेश को हरा करके लोकसभा अध्यक्ष बने थे। किसे हराया है? के सुरेश को हराया है। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा सदस्य बनना हो आपको तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए आपकी न्यूनतम आयु। प्रधानमंत्री बनना हो तो भी 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना हो तो आपके 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए।
कार्यकाल इनका कितना होता है जो राज्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। ये एक अस्थायी सदन है, इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ये पूछा जाता है भंग कौन करेगा, तो लोकसभा को भंग करेगा राष्ट्रपति, और किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा, तो वो भी आप लोग बताएंगे, अनुच्छेद 85 के द्वारा इसे राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि मंत्री पूछ ले तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला हैं, और ये किसे हरा करके ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, तो के सुरेश को हराया था इन्होंने। और लोकसभा बनने के लिए जो आयु है वो 81 वर्ष है। लोकसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 81 में मिलता है, और लोकसभा की जो न्यूनतम आयु है लोकसभा के सदस्य बनने की वो 25 वर्ष है। कार्यकाल इसमें होती है 5 वर्ष, और कभी भी राष्ट्रपति से भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 का उपयोग करके। मित्रम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, तो यहाँ पे एक और शब्द यहाँ पे लगाएंगे, पत्र। मित्रम समाचार पत्र, तो ये प्रकाशित किया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। मुझे सबसे कठिन नाम यही लगता है, सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रकाशित किया था। ठीक, अब कब प्रकाशित किया था मित्रम नामक समाचार पत्र, 1882 में। डेट से कुछ नहीं लेना देना। अब कुछ और कहाँ पे प्रकाशित किया था, तो मद्रास में, इससे भी कुछ नहीं लेना देना। अगर आपसे पूछे कि बंगाल गजट ये किसने प्रकाशित किया था और कब प्रकाशित किया था, तो बंगाल गजट जो है ये 1780 में प्रकाशन हुआ था इसका, और किसने किया था, जेम्स हिक्की ने। और ये इसके डेट से भी लेना देना है, और इसके जो प्रकाशक है इससे भी लेना देना है, बंगाल गजट। ठीक, जेम्स हिक्की ने इसे प्रकाशित किया था। अब एक और अगर बहुत एग्जाम में पूछा गया है, उद्दंड मार्तंड। अगर आपसे पूछे उद्दंड मार्तंड ये किसने प्रकाशित किया था, तो ये 1826 में, और किसने प्रकाशित किया था, जुगल किशोर ने। किसने प्रकाशित किया था, जुगल किशोर ने। ये डेट और प्रकाशक दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये बता दीजिए आप लोग। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करेंगे कि मित्रम समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने 1882 में मद्रास से मित्रम नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अब बंगाल गजट 1780 में जेम्स हिक्की ने, उद्दंड मार्तंड ये प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने। उद्दंड मार्तंड जुगल किशोर ने। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन है, तो ये एक खतरनाक टाइप का प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि किस जानवर का अंकन नहीं है। तो हमने ये प्रश्न इस वजह से इस तरह से लिया है, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये हमारे हिस्ट्री का प्रश्न है। इस तरह से पूछा है कि अंकन किस पशु का है, ताकि हम सभी पशुओं का नाम आपको बता सके। तो यहाँ पे बैल का अंकन मिलता है, गैंडा का अंकन मिलता है, हाथी का अंकन मिलता है, बाघ है आपका, बाघ और भैंसा है, और आपका हिरण का अंकन मिलता है। तो इन पशुओं का अंकन मिलता है। तो ये एग्जाम में इस तरह का प्रश्न यहाँ से बनाता है कि इसमें से किन पशुओं का अंकन नहीं मिलता है, और एक ठो इसमें ऑप्शन ऐसा डालेगा जो मतलब यहाँ पे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बैल, गैंडा, हाथी, बाघ और भैंसा, इन सभी जानवरों का नाम मिलता है। तो अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पे आ ही गए हैं, तो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है इसका अर्थ, मृतकों का टीला। आइए यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिली थी, और मोहनजोदड़ो से ही यहाँ से ही नर्तकी की मूर्ति मिली थी। किसकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से ही। अगर आपसे पूछे कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, विशाल
अन्नागार कहाँ से मिला है, तो वहाँ से मिला है। अगर आपसे पूछे कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से मिला मोहनजोदड़ो सभ्यता में, तो भी यहीं से मिला है। अगर आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 में, और किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। किसने, राखलदास बनर्जी ने। तो ये पूरी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। जितने भी प्रश्न यहाँ पे हमने लिखे हैं सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन मिलता है, तो यहाँ पे बैल का भी, गैंडा का भी, हाथी का भी, बाघ का भी, भैंसा का भी और हिरण का भी अंकन मिलता है। अब मोहनजोदड़ो एक टॉपिक उठाए हैं, ऐसे छोटा सा मन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, यहाँ पे पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, विशाल अन्नागार मिला है और विशाल स्नानागार मिला है, और सूती वस्त्र का साक्ष्य यहाँ से मिला है। खोज किए थे राखलदास बनर्जी 1922 में। तो राम नाम नहीं, स्वाहा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी भैया दुबई में। कहाँ पे हुई थी, दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कुछ सम्मेलनों के बारे में, कुछ समिति के बारे में और कुछ खेलों के बारे में। तो भैया यहाँ पे 2024 में किस जगह पे हुआ था, या फिर आने वाले आगामी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक ये 2024 में कहाँ पे हुआ था, तो 2024 में ओलंपिक हुआ था पेरिस में। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि 2028 में अब ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे, लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स कहाँ पे पड़ता है, ये है अमेरिका में। कहाँ पे, अमेरिका में होगा। अब अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, ये भी 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो इस वजह से 2022 में हुआ, अगली बार होगा 2026 में। तो राष्ट्रमंडल खेल अगर आपसे पूछे कि 2022 वाला कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था बर्मिंघम में। कहाँ पे, बर्मिंघम में हुआ था। और यहाँ पे ये बर्मिंघम कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। और ये किस नंबर का था, ये 22 नंबर का था, 22 वाला 22वें नंबर का था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए रिवीजन करते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पे हुई थी, तो ये दुबई में हुई थी। दुबई कहाँ पे, ओलंपिक 2024 वाला कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में होकर के ख़त्म हो गया। ओलंपिक 2028 में कहाँ पे होगा, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वें नंबर का होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है, तो जो डायोप्टर है उसे P से इंडिकेट करते हैं लेंस का पावर, और वो होता है आपके फोकस का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, फोकस का उल्टा होता है। अब हम लोग लेंस के बारे में बातें करेंगे और कुछ दर्पणों लेंसों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न है आपका फिजिक्स का, और फिजिक्स यानी कि साइंस का प्रश्न है। और यहाँ से हम लोग कुछ थोड़ी बहुत तो चर्चा करेंगे ही, क्योंकि एग्जाम में यहाँ दर्पण लेंस वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सभी पे चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछे कि लेंस का निर्माण किसने किया था, तो लेंस का निर्माण करने वाले कौन है, फिलिंट कांच है। कौन है, फिलिंट कांच इनका नाम है, जिन्होंने लेंस का निर्माण किया था। अब अगर आपसे पूछे कि मानव नेत्र ये किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस के जैसे व्यवहार करता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर आपसे पूछे कि वायु का बुलबुला ये किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, जैसे वायु का बुलबुला है उसमें किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ये व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अगर आपसे पूछे कि कुछ दोष हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष में एक कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में ये यहाँ पे कौन सी लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से
चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम के लिए जितने भी बिंदु बताए गए सभी इंपॉर्टेंट है। लेंस शक्ति का डायोप्टर का जो मात्रक है, लेंस की जो शक्ति होता है डायोप्टर का संबंध है, तो देखिए इसका संबंध जो है ये वो फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग। और कांच का आविष्कार फिलेंट कांच ने किया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। वायु का बुलबुला ये किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ये भी अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये आप लोग से पूछा जाएगा कि कौन से इसके निवारण में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग। और निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछिए अगर कि इसके निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस के प्रयोग। दूर दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, कह रहा है कि ये भी फिर पॉलिटी से प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया। तो इसके लिए किया गया था भैया किस समिति के सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, ठीक। और मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो ये पूछे भाग पूछ ले तो भाग 4 के क में है। कौन से 4 के क में? अनुच्छेद पूछ ले किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 के क में है। अगर आपसे पूछे कि ये मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। अगर आपसे ऑप्शन में रूस नहीं है सोवियत संघ है, तो वहाँ पे आप लोग बवाल नहीं खड़ा करेंगे कि मास्टर कुछ और बताया था। तो रूस और सोवियत संघ दोनों एक ही हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे कि इसके लिए जो है संविधान में संशोधन एक हुआ था, तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे जब भी यहाँ पे ए मिल जाए क मिल जाए, इसका मतलब ये है कि भाग में ए मिले या फिर क मिले, तो इसका मतलब यही है कि ये किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। अब इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था, संशोधक नहीं संशोधन कौन सा हुआ था, तो इसके लिए संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके तहत संविधान में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी गई थी। और जब ये मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जुड़ी गई थी, तो 10 मूल फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। और वर्तमान समय यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान संविधान में हमारे कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो वर्तमान समय 11। आखिर 11वां कहाँ से आया, तो 11वां जो है आपका शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा। इसे जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसके जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। अगला प्रश्न है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, ये है सिडबी का पूर्ण रूप, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, इसके बारे में 3-4 बातें पूछी जाती हैं। स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। और एक बात अगर आपसे पूछे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। अब एक और चीज़ें हैं, नाबार्ड के बारे में क्या पूछा जाता है, नाबार्ड के बारे में, इसके बारे में यही चीज़ें। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, पूरी डेट सहित आप लोग याद रखेंगे, 12 जुलाई 1982, क्योंकि पूरा डेट पूछा जाता है। और इसके बारे में किस पंचवर्षीय योजना में, तो इसी 6 नंबर की 5 ईयर प्लान चल रही थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब किस समिति के सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए किया था शिवरमन समिति सिफारिश। कौन सी समिति सिफारिश की थी, शिवरमन समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और इसका पूर्ण रूप क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूर्ण रूप है। और 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में 6वीं पंचवर्षीय योजना में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। सिफारिश किए थे इसके लिए शिवरमन समिति ने। किसकी, कौन सी समिति सिफारिश की थी, शिवरमन समिति ने इसमें सिफारिश की थी।
अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ। तो ग्रीष्मकालीन 2024 जो ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस में हुआ। इसके बारे में भी हमने बताया। ये कहाँ पे हुआ था? पेरिस। और पेरिस कौन सी जगह है? ये फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में हुआ था। अब एक बार जब ओलंपिक हो जाता है तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें ध्वजवाहक कौन थे, मशाल वाहक कौन थे, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, कौन सा संस्करण था, इसमें गोल्ड मेडल कितने जीते गए, सिल्वर मेडल कितने जीते गए। तो इस तरह के प्रश्न लगातार 4 साल तक पूछा जाता है, क्योंकि इसका आयोजन कितने वर्ष पे होता है? इसके आयोजन 4 वर्ष पे होता है। तो अभी हमने बताया कि आयोजन 4 वर्ष पे 1928 में अब लॉस एंजल्स में होगा। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक इसमें कौन थे, तो पीवी सिंधु एंड शरद कमल, इसमें पीवी सिंधु एंड शरद कमल इसमें ध्वजवाहक थे। कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल इसमें ध्वजवाहक थे। अगर आपसे पूछे कि मशाल वाहक कौन थे, मशाल वाहक इसमें कौन थे, तो इसमें अभिनव बिंद्रा जो हैं, अभिनव बिंद्रा ये मशाल वाहक हैं। अभिनव बिंद्रा ये मशाल वाहक हैं। उसके अलावा अब 2028 वाला ओलंपिक हमने अभी बताया कि 2028 में अब ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो ये लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स कहाँ पे? अमेरिका में। और ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ये बात आप लोग बताएंगे कि 1896 में एथेंस से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो बस यहीं तक है आज का क्लास। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे पहले कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ था। तो पेरिस फ्रांस में हुआ था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसमें ध्वजवाहक थी आपकी पीवी सिंधु और शरद कमल को ध्वजवाहक बनाया गया था। मशाल वाहक जो मशाल लेकर के उतरते हैं तो वो थे अभिनव बिंद्रा। और आयोजन 4 वर्षों पे होता है, यहाँ पे बताया गया है। 28 में फिर आयोजन होगा लॉस एंजल्स में, जो कि अमेरिका में है। और शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस ओलंपिक से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के। तो जय हिंद। आज के क्लास में बस इतना ही। ये था आज का क्लास जिसे हमने आप लोग के सामने कंप्लीट किया पूरा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप लोग क्लास को करते हुए आए हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारी आप लोग के लिए रहती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।